अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। मुल्क भर में बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं। इलेक्शन 2024 के बाद बड़े बड़े जो सियासतदान थे, मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM को हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ़ियों ने मुतअद्दिद सवालात किए, उनका भी जो किबला था वो खासा बदला हुआ था। उन्होंने भी नून लीग की हमायत का, नून लीग को वोट देने से भी इनकार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो तमाम जमातों ने ये सोचा है कि वो अपनी किस तरह साख बचाएं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की पास हिस्ट्री को मैं डिस्कस करूं तो PDM में होते हुए वो इमरान खान साहब को कहते थे कि वो यहूदी एजेंट हैं और उनके साथ तो समझौता मुमकिन ही नहीं। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वाज़ेह तौर पर हमें तब्दीली नज़र आई वो इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि PTI वालों के जिस्मों से हमें नफरत नहीं है, बल्कि उनके दिमागों के साथ हमारा झगड़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM को हेड कर रहे थे, बार बार बयानात दे रहे थे, GHQ को धमकी दे रहे थे कि हम अगला धरना जो है GHQ पेशावर में करेंगे। इस तरह की सूरत हाल मौलाना फजल रहमान साहब जब PDM के चेयरमैन थे तो हमें देखने को मिलती थी। लेकिन खासी तब्दीली रूनमा हुई है। बड़े बड़े साफ़ी हामिद मीर साहब का अगर मैं तज़किरा करूँ, आसमा शिराजी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा, सबके मुंह बंद हो गए हैं। इलेक्शन 2024 से बड़ी तब्दीली रूनमा हुई है, लेकिन उसके बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसमें कि मुख्तलिफ जगहों पर धरने दिए जा रहे हैं, मैंडेट पर डाका डाला गया। उस हवाले से भी वकला जो है वो इस कश्मकश में है कि किस तरीके से अदालतों से इन लोगों को राइट लेकर दिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अब इलेक्शन से ही शायद तौबा कर लेनी चाहिए। उन्हें जितनी बड़ी उनको शिकस्त हुई है और जिस तरह की सूरत हाल हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो तो कह रहे हैं कि अब मैं जो अपोजिशन में बैठूंगा। अब मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने खुल के फ़ौज पर भी तनकीद की और सारी चीज़ें कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इलेक्शन ठीक है तो फिर 9 मई का जो वाक़या था वो सारा फ्रॉड था। इस तरह की भी गुफ्तगू देखी गई। साफ़ियों ने कहा कि भाई आप अपना जो बयानिया है वो जारी करें। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई बयानिया नहीं जारी करूंगा, बल्कि जो हमारी जमात की तरफ से फैसला किया गया उसको मैं मन्नो अन कॉपी करके आपके सामने रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं जारी करता। फिर उन्होंने अपना एक शेड्यूल दिया जिसमें उन्होंने तज़किरा किया कि फ़लाँ जगहों पर हमारे इजलास होंगे, मीटिंग्स होगी, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल देखने को मिली वो शायद मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी, साल, 1.5 साल, 2 साल ये चल जाएगी, लेकिन फिर भी मुल्क का ये नुकसान है। कोई ये खारजा पॉलिसी नहीं बना सकती, ना ही ये कानून साजी कर सकती है। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतने वोट नहीं है कि वो पार्लियामेंट में अपनी बात जो है वो मनवा सकें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान जारी हुए हैं कि हमने इलेक्शन फेयर करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ आरोज के दफ्तर से भी उन तनकीद की जा रही है कि वहाँ से जो है रिजल्ट को ऊपर नीचे किया गया। फॉर्म 47 वहाँ से तब्दील हुए, फॉर्म 45 जो है वो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीदवारान के पास कंप्लीट नहीं है। लेकिन सब ये कशमकश जारी है। लेकिन इलेक्शन हुए भी काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन अब तक इलेक्शन का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। बार बार नए नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है। हर आने वाले दिन हमें एक नई खबर देखने को मिलती है और उससे हमें ये पता चलता है कि मुल्क के अंदर किस तरह से करप्ट निज़ाम जो है वो नाफिज किया गया है। और करप्ट निज़ाम से निकलने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। एक ब्लडी रेवोल्यूशन के बगैर ये पाकिस्तान का सिस्टम मेरा ख्याल है ठीक नहीं हो सकता। ये खूनी इनकलाब शायद आए, जिस तरह से आए रोज लोग कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह जो उम्मीदवार जीत के आए हैं उनको गोलियां मारी गई हैं। इसी तरह जो उम्मीदवार खड़े थे इलेक्शन में, रियान ज़ेब साहिबा का मैं तज़किरा करूं, एक रावलपिंडी कचहरी चौक में उम्मीदवार को गोली मारी गई। इस तरह की मुल्क में कत्लो गारत का जो सिलसिला है, इंशाअल्लाह जो वक्त के साथ एक दिन आएगा ये बंद होकर रहेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर तमाम लोगों की आंखें खुली हैं। पहली बार तमाम जमातें परेशान हैं और गवर्नमेंट में जाते हुए सर जोड़कर सोच रही हैं कि किस तरह जाएं और किस तरह अपना बचाएं। जो भी जमात अभी जो है वो आएगी और वो किस तरीके से ही मुल्क का सिस्टम चलाएगी और अपनी साख किस तरह से बचाएगी, ये बड़ी अहम है। और दूसरी बात, शरीफ ख़ानदान सारा का सारा
جو سسٹم ہے وہ اپنی ہی لپیٹ میں لے رہا ہے. وزیر اعلیٰ کون کس کو چنا جا رہا ہے, وزیر اعظم کس کو چنا جا رہا ہے, وزیر داخلہ کس کو چنا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے ملک کے اندر. لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بیانات بدلے جا رہے ہیں. رات کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ووٹ نون لیگ کو دیں گے. صبح پھر کہتے ہیں کہ شاید کسی جگہ سے ان کو آن کیا جاتا ہے تو صبح یہ فوری کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ بنے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. ملک کے اندر بڑی بے یقینی کی کیفیت ہے, کوئی کسی کے اوپر یقین نہیں کر رہا. سب جماعتیں اپنی اپنی ساتھ بچا رہی ہیں, لیکن پیپل پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے, معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پوری بھرپور دوڑ میں لگی ہوئی ہے, کوشش میں لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ کسی طرح میں ساری چیزوں کے اوپر اوورکم کروں اور انقلاب لے کر آئیں اور ملک کے اندر جو ہے ایک اپنی خارجہ پالیسی دے, ملک کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کریں. اس ٹائم شاید عمران خان ہی ہیں جو جن کو لایا جائے اور ملک کو کسی ڈگر پر لے کے جا سکتے ہیں, اور عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. جس جماعت کا بلہ چھینا گیا, جس جماعت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا, اس طرح کی صورتحال کر دی گئی. جو جماعت الیکشن کے بعد آزاد حیثیت سے جیتنے کے بعد کسی دوسری جماعت میں ضم ہو گئی, اس کا جو اپنا بیانیہ تھا وہ تمام تر کٹ کر رہ گیا. اس کا جو وہ دوسری جماعت کا بیانیہ لے کر ابھی وہ چل رہے ہیں, وہ ساری چیزیں منشور ان کا چل رہا ہے, پھر بھی وہ جماعت چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہو سکتی ہے اگر عمران خان واپس باہر آتے ہیں, یہ آ کر تمام تر چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں اور جو عدالتوں سے فیصلے آئے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں, تو ایک اچھا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی میں آپ تک پہنچاؤں گا. بہت شکریہ.